Hello dear students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the osmosis, topic of class 11th, transport of plants. Transport in plants, लास्ट वीडियो में हमने इसका डिफ्यूजन के बारे में बात किया थी। अब हम ऑस्मोसिस के, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, 100% एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन दो ही पार्ट है बेटा, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आते हैं, एक डिफ्यूजन वाला, एक ऑस्मोसिस वाला। तो डिफ्यूजन वाले में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, इतनी कॉमन प्रोसेस है बेटा कि आपको 9th क्लास से लेकर आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करोगे तो वहाँ तक आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो हम बोल सकते हैं कि एक जनरल कंसेप्ट है, अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। सो हमने डिफ्यूजन में देखा था मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, ये है इसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं ऑस्मोसिस की। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम higher concentration to lower concentration, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, दैट वी कॉल द ऑस्मोसिस। सो सॉल्वेंट क्या है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो जनरली जो लिक्विड मटेरियल रहता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिक्विड मटेरियल एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। फिर मे बी वो वाटर हो सकता है, मे बी वो अल्कोहल हो सकता है, मे बी वो ईथर हो सकता है, सो ऑन चीज़ें हो सकती है। बट वी कॉल्ड व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ा है पहले बेटा। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे हम बोलते हैं दैट इज़ वाटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ द वाटर, अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना चाहूँ डेफिनेशन को, तो मैं ये बोल सकती हूँ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। इस तरह से मूवमेंट जो हो रही है, फिर वो मूवमेंट मे बी पैसिवली हो, मे बी एक्टिवली भी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पॉसिबल इन एक्टिव प्रोसेस। सो ऑस्मोसिस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रखा गया है। सो इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होती है, ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जिसको होने के लिए आपका एटीपी का खर्चा करना पड़ता है, एटीपी का यूटिलाइज करना पड़ता है, दैट प्रोसेस वी कॉल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सो ऑस्मोसिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solvent to the lower concentration of solvent and the universal solvent is water। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें क्या है कि आपका एक कंटेनर लिया and that container is divided by the semi permeable membrane, and we know that semi permeable membrane is only move to that particles which are in their range, means selected material is passed through the semi permeable membrane। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हमने एक कंटेनर को डिवाइड किया, तो उसके एक पार्ट में लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे पार्ट में रखा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसे कहा जाता है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक्चुअली कंडीशन क्या होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स सपोज मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया और 100 ml ऑफ वाटर के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाला, तो दैट सॉल्यूशन इज़ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट अगर मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया और 100 ml ऑफ वाटर के अंदर 80 ग्राम ऑफ आपका NaCl डाला, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके द्वारा दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है और सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर,
सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर, तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में मूवमेंट होगी। मीन्स हम ये बोल सकते मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर concentration level to lower concentration level। कब तक होगी ये मूवमेंट, टिल इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं आती तब तक। इक्विलिब्रियम प्रोसेस तक आने तक यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी बेटा ये पैसिवली होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस टिल इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है जब तक नहीं आती तब तक प्रोसेस कैसी होगी, पैसिवली होगी। बट क्योंकि हमें अगर पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिमूव करना है या पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है अनदर एरिया में, तो ये जो प्रोसेस होगी ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड की जा सकती है। मीन्स ये प्रोसेस एक्टिवली भी परफॉर्म होती है, पैसिवली भी परफॉर्म होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के दौरान हमें यहाँ पे ATP के फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो ये एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सपोज हमारी इस बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूशन बनता है हमारे पास आइसोटोनिक, दूसरा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक और तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है सपोज, एंड इन दैट 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन वी प्लेस द वन सेल। एक सेल हमने यहाँ पे लोकेटेड की। सो व्हाट हैपन इन दैट ऑल 3 सॉल्यूशन विद दैट सेल के साथ क्या होगा, तीनों सॉल्यूशन के अंदर। तो जो आइसोटोनिक कंडीशन है यहाँ पे क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज सेम। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वाटर अब सेल के अंदर जितना है उतना ही बाहर है। तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर, और अगर हुआ तो इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होगा, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा। तो उसमें सेल के ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं होता इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट whenever we place the cell inside the hypotonic solution, so hypotonic is nothing but the dilute solution, so the concentration of the water outside the cell is more and the concentration of the water inside the cell is less. That's why the movement of the water molecule inside the cell is takes place, and that process we call the endoosmosis. That process we called endoosmosis. एंड दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स आते हैं आपके, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, एंड दीज आर एक्ट्स फॉर द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये इसके बेसिस पे आपका डिवाइड होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा किसी सेल को हमने सपोज, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड मूव करेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी बेटा, सेल आपकी फूल जाएगी, टर्जीड हो जाएगी, उसके अंदर आपका वाटर एंटर होने की वजह से वो फूल जाएगी। तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। सो व्हाट अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। अगर हमने किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को रखा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम रहती है। बट हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बाहर के जो वाटर है उसकी तुलना में ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो वाटर is comes out the cell, वाटर इज कम आउट सेल, एंड सेल कैसी हो जाएगी आपकी, श्रिंक हो जाएगी, सेल आपकी श्रिंक हो जाएगी। तो दैट प्रोसेस, क्योंकि वाटर आउटसाइड में आ रहा है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। That process we call exoosmosis. So there are the 2 types of the osmosis are there. अगर हम types of osmosis देखते हैं, types of osmosis, तो हमारे पास 2 टाइप्स है बेटा, एक है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। एंडो में इनसाइड द वाटर मूवमेंट होती है, एक्सो में आउटसाइड द वाटर मूवमेंट होती है, एंड बोथ द प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
एप्लीकेशन जो रहते हैं डेली लाइफ में वो भी हम देखते आगे। उसके लिए दोनों प्रोसेस एंडो ऑस्मोसिस एज वेल एज एक्सो ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज की जाती है बेटा, दैट वी कॉल द प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस ऑफ द सेल इज जस्ट ऑकर्स ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस से ही प्लाज्मोलिसिस आपकी पॉसिबल हो पाती है। प्लाज्मोलाइज्ड होना मतलब सेल में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल टोटली बाहर निकल जाना, और सेल का जो कंटेंट है, सेल का जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सेल के एक जगह पे, जैसे ये सपोज सेल है बेटा, तो हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, प्लेस वाटर भी रहता है। वाटर की वजह से उसको टर्जिडिटी आ जाती है और सेल का शेप एंड साइज आपको दिखाई देता है। बट एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या हो जाता है, वाटर आपका आउटसाइड आ जाएगा, और वाटर आउटसाइड आ जाएगा तो ये सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है ना, ये सेल की जगह एक साइड पे जाके लोकेटेड हो जाएगा, और बाकी की जो सेल वॉल है उसमें रिंकल्स आ जाएंगे। तो दैट कंडीशन वी कॉल द प्लाज्मोलिसिस, दैट सेल वी कॉल द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एंड इट इज जस्ट हैपन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑस्मोसिस। टॉपिक छोटा सा है, अगर क्वेश्चन बनता भी है तो या तो 2 नंबर के लिए बनेगा या तो 3 नंबर के लिए बनेगा, बट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आगे जितनी भी स्टडी करोगे हर जगह पे आपको यूटिलाइज हो जाएगा। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ऑस्मोसिस, उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बेटा कि ऑस्मोसिस के ऊपर या तो शॉर्ट नोट लिखिए या तो उसकी एप्लीकेशन बताइए। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का यूज़ क्या होता है डेली लाइफ के अंदर? फॉर ड्राई सीड फॉर्मेशन। ड्राई सीड फॉर्मेशन के लिए, और ड्राई सीड फॉर्मेशन क्यों करते हैं हम? फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें कोई भी सीड जो है प्रिजर्व करके रखना है तो हम उसको ड्राई करते। तो ड्राई करते मीन्स धूप में सुखाते, और धूप में सुखाते तो क्या हो गया, बाहर की कंडीशन में, बाहर क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम है, सीड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर हम धूप में सुखाएंगे तो प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगी और सीड आपकी ड्राई हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। दूसरा है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर हमने देखा कि कोई भी अगर हम सीड बोते हैं तो सीड बोने के लिए हमें वहाँ पे पानी देना पड़ता है सीड के ऊपर। इवन तो हम घर में स्प्राउट्स बनाते हैं तो स्प्राउट्स बनाने के लिए भी हमें जो सीड्स रहते हैं वो दिन भर सोक करना पड़ता है वाटर के अंदर। तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोऑस्मोसिस। वाटर को एब्सॉर्ब करता है सीड और सीड फूल जाता है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और उसके द्वारा जर्मिनेशन ऑफ द सीड पॉसिबल होता है। उसमें से ही अंकुरण आपका पॉसिबल है, उसमें से ही स्प्राउट्स प्रिपेयर्ड होना आपका पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ आल्सो हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमें पता है कि एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा किया जाता है बेटा? रूट हेयर्स के द्वारा किया जाता है। रूट हेयर्स रूट के ऊपर लोकेटेड रहते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। जब हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं तो सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में जो वाटर है वो रूट हेयर के कांटेक्ट में आता है, और सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले रूट हेयर्स के अंदर एंटर करता है। तो हेल्प ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर के लिए वो हेल्पफुल है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए भी हेल्पफुल है। वो कैसे? जो सेल है, सपोज़ ये 2 सेल है, तो सेल के बीच में जो प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेल के बीच में जो कनेक्शन रहता है दैट कनेक्शन वी कॉल द प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर ये सेल आपकी इस सेल के अंदर वाटर का कंटेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में है, इस सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कम क्वांटिटी में है, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन करके आपका इक्विलिब्रियम तक वो स्टेट पहुंच जाती है। मीन्स सेल से 2 सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, उसके लिए भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड शेप टू सेल। क्योंकि किसी भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स रहता है उसके अलावा साइटोप्लाज्म भी रहता है, और साइटोप्लाज्म इज रिच इन वाटर। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा वाटर आपका लोकेटेड है, और उसी की वजह से आपकी जो सेल का शेप एंड साइज़ है वो प्रॉपर रहता है। दैट प्रेशर वी कॉल द टर्गर प्रेशर, है ना। इनर साइड वाटर का जो प्रेशर रहता है सेल के,
तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है ये आपकी सेल वॉल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करता है और इसी प्रेशर की वजह से आपकी सेल का प्रॉपर शेप एंड साइज़ दिखाई देता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो आपका यहाँ पे प्रॉपर जो शेप एंड साइज़ जो रहता है सेल को वो मेंटेन नहीं होता। सो इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द शेप एंड साइज टू द सेल ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। ये कुछ एप्लीकेशन से, ये कुछ सिग्निफिकेंस है जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। टॉपिक छोटा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी कुछ बुक्स में आपको डेफिनेशन कंफ्यूज करने के लिए ऐसी भी दी जाती है कि मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट का यूज़ किया है तो हम लोअर से हायर बोल सकते हैं, बट अगर हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन बेटा बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न में दी है, तो हमें बस याद ये रखना है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर से लोअर होता है। और सॉल्वेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द जगह पे सॉल्वेंट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज़ होता है जो वाटर है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ अबाउट ऑस्मोसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स एज वेल एज नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। Thank you everyone. Hello students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about imbibition, the topic of class 11th, transport in plants. बहुत छोटा सा टॉपिक है, जस्ट लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इट इज़ ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ नियर अबाउट रिलेटेड टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी सेम है बेटा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स और दैट वी कॉल्ड वाटर मूवमेंट इनसाइड द सेल। सडनली अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल वाटर को एब्सॉर्ब करता है एंड स्वेल होता है, दैट कंडीशन वी कॉल्ड इम्बिबिशन, है ना। सपोज़ आपका कोई सीड से आपने सीड्स को सोक करने डाला तो सीड के ऊपर आउटर कवरिंग होती है, दैट वी कॉल्ड द सीड कोट। तो सीड कोट के कांटेक्ट में वाटर आएगा और सबसे पहले वाटर सीड कोट के अंदर जाएगा और सीड कोट के अंदर जो आपकी लोकेटेड सेल्स हैं, देन धीरे धीरे वाटर की मूवमेंट उस सीड कोट के थ्रू सेड के अंदर की तरफ होगी। तो ये जो धीरे धीरे प्रोसेस होती है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट वी कॉल द इम्बिबिशन एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली सेल। ये सिर्फ आपकी लिविंग सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपकी समहाउ डेड सेल के लिए भी एप्लीकेबल होती है। जैसे अगर आपने किसी लकड़ी का टुकड़ा देखा बेटा, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेल आर द डेड सेल। अगर सूखी किसी लकड़ी का टुकड़ा किसी पानी के अंदर गिर जाता है तो ये वाटर को एब्सॉर्ब करते है और फूल जाता है, दैट कंडीशन वी कॉल इम्बिबिशन। इवन तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के अंदर आपके जो डोर्स एंड विंडोज़ रहते हैं जो वुडन के बने हैं वो इतना फूल जाते हैं कि वो लगने में परेशानी होती है, जबकि वो कोई वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर रहती है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड फूल जाते हैं। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मटेरियल टू एब्सॉर्ब द वाटर एंड increase the size of the substance or increase the turgor pressure inside the cell, that we call the imbibition। उसी को imbibition कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं it is related to osmosis, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इम्बिबिशन के लिए स्पेशली वाटर का यूटिलाइज़ किया है, जबकि ऑस्मोसिस में एनी काइंड ऑफ द सॉल्वेंट इज़ देयर। मे बी वो ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट दोनों की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। सिर्फ स्वेलअप होना एंड उसको टर्गर प्रेशर क्रिएट करना एंड वाटर को इनसाइड जाना, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड द इम्बिबिशन। सो सॉलिड सब्सटेंस absorb water and swell up, that process is called imbibition।
तो इसके भी कुछ एप्लीकेशंस है बेटा। आपने इम्बिबिशन के सिग्निफिकेंस क्या आएंगे, इसके क्या एप्लीकेशंस आएंगे, इसके अपने सिग्निफिकेंस है, इसके अपने एप्लीकेशंस हैं। क्या है, हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, सेम जो ऑस्मोसिस में था, क्योंकि पानी को, सीड को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो पहले वो स्वेलअप होगी, वाटर को इनसाइड एब्सॉर्ब करेगी, मतलब एंडोऑस्मोसिस होगा, एंड देन वहाँ पे जर्मिनेशन प्रॉपर हो सकता है। हेल्प टू रिमूव सीड कोट फ्रॉम सीड, क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए पहले तो उसको सीड कोट जो है उसके ऊपर जो हार्ड सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। तो इम्बिबिशन की वजह से क्या होता है, जब वो वाटर एब्सॉर्ब होता है वो स्वेल हो जाती है एंड वो क्या करता है, सीड कोट को ब्रेक डाउन करेगा, और सीड कोट ब्रेक डाउन करेगा तो एम्ब्रियो आपका ईजिली मूव आउट हो सकता है। हेल्प इन वाटर एब्सॉर्प्शन, रूट हेयर्स के द्वारा जो वाटर का एब्सॉर्प्शन किया जाता है सॉइल के अंदर से, इवन जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल, ये भी इम्बिबिशन के द्वारा पॉसिबल हो जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड। सो ये याद रखना है हमें, सम हीट इज़ रिलीज्ड। ये कौन सी कंडीशन में होगा बेटा, ये अगर कोई आपकी सब्सटेंस बहुत ही सॉलिड है और ड्राई फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा कि जब हम कोई सीड्स घर में सोक होने डालते वाटर के अंदर और थोड़ी देर बाद उस वाटर के अंदर अगर हम टेम्परेचर चेक करते तो आपका थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ड्राई अप होने की वजह से जब आपका इम्बिबिशन प्रोसेस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, एक्चुअली ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है बेटा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होती है, और जब एनर्जी यूज़ होगी तो कुछ क्वांटिटी में हीट तो बाहर निकलेगी ही। तो जब आपका यहाँ पे वाटर अंदर एंटर होता है तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होने की वजह से कुछ क्वांटिटी में हीट वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। तो एक्चुअल जो वाटर है जिसके अंदर हमने सीड रखी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल की तुलना में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। इवन दो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी जब हम सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उस दौरान भी वो टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इज इंक्रीजेस एट दैट प्लेस, है ना। उस इम्बिबिशन प्रक्रिया की वजह से उस एरिया का, उस सॉइल का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कंडीशन आपकी इम्बिबिशन के अंदर आती है एंड दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इट। सिमिलरली आपके जो ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन हैं वही कुछ एप्लीकेशन आपके इम्बिबिशन के, तो आप दोनों को मिक्सअप लिख सकते, दोनों को एक ही कंडीशंस में आपके लिख सकते। दिस इज़ अबाउट इम्बिबिशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेसेस आती है, एक तो आती है इम्बिबिशन और दूसरी आती है ऑस्मोसिस। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट पूछा गया है तो हमें डिफ्यूजन लिखना है। एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर पूछा गया है तो हमें इम्बिबिशन और ऑस्मोसिस के बारे में लिखना है। तो क्या ऑस्मोसिस पैसिवली नहीं होता, कभी कभी आपकी जो 50-50% रहती है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, वहाँ तक ऑस्मोसिस पैसिवली होने की पॉसिबिलिटी है। बट जब हम उसको पास आउट करते हैं, पार करते हैं, मीन्स हमें 100% सॉल्वेंट का मूवमेंट करना है, तो ऐसे कंडीशन में एक्टिवली वो प्रोसेस को रन अप किया जाता है जहाँ पे एटीपी का यूटिलाइज होता है, और जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है वहाँ पे हीट रिलीज होती है। ओके, दिस इज़ द अबाउट इम्बिबिशन। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हमने इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक देखना है, क्योंकि ये लेसन बहुत छोटा है तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो टॉपिक है नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट कंसेप्ट। नीट के कंसेप्ट के लिए आपकी इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे डीपीडी आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर लोकेटेड रहती है। उसके बारे में भी हम आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।